बाप के बीच का फासला बहुत कम हो गया है। वो 2 पीढ़ियों का फासला नहीं रहा है। अब वो ज्यादा से ज्यादा बड़े भाई और छोटे भाई का फासला हो गया है, और उस फासले में भी छोटे भाई के जानने की संभावनाएं बड़े भाई से ज्यादा हो गई। शिक्षक और विद्यार्थी के बीच बाप बेटे का नाता था, वो बदल गया। अब शिक्षक और विद्यार्थी के बीच बाप बेटे का नाता नहीं, क्योंकि बाप बेटे के बीच भी बाप बेटे का नाता नहीं रह गया। शिक्षक और विद्यार्थी के बीच अब बड़े और छोटे भाई का संबंध रह गया, जो 2 कदम आगे। और वो जो 2 कदम आगे है, उसे 2 कदम आगे रहने के लिए निरंतर श्रम करना पड़ेगा, सिर्फ उम्र से आगे नहीं रह सकता। और जरा भी पिछड़ गया तो जो 2 कदम पीछे है वो आगे हो जाएगा। इसलिए फासले गिर गए, लेकिन आदतें गिरने में वक्त लेती हैं। ज्ञान बढ़ जाता है, आदमी बदलने में समय लेता है। आदमी की आदतें बड़ी मुश्किल से बदलती हैं। उन आदतों की न बदलाहट हमारे लिए बहुत तरह की समस्याएं पैदा करती है। अब जैसे हिंदुस्तान के सामने एक समस्या बड़ी से बड़ी जो है वो ये है कि हिंदुस्तान की पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के बीच संबंध कैसे निर्मित हो। संबंध टूट गए हैं। मैं हजारों घरों में ठहरता हूं, मैं किसी बाप और बेटे को बोलचाल की स्थिति में नहीं देखता, कोई कम्युनिकेशन नहीं है। बाप और बेटे बैठ के बातचीत करते हो, एक दूसरे की समस्याएं समझते हो, ऐसी बात नहीं है। हाँ, कभी कभी बात होती है जब बेटे को बाप से कुछ पैसे हथियाने होते हैं या बाप को बेटे को कुछ उपदेश देना होता है, तब कभी कभी कुछ बातचीत होती है, लेकिन वो बातचीत एक तरफा होती है, 1 वे ट्रैफिक होता है। जब बाप बोल रहा होता है तब बेटा बचने की कोशिश में होता है कि कब निकल भागे, और जब बेटा बोल रहा होता तब बाप बचने की कोशिश में होता है कि कब निकल भागे। उसमें कम्युनिकेशन नहीं है। हिंदुस्तान की 2 पीढ़ियां इस तरह से टूट के खड़ी हो गई कि उनके बीच एक गैप, एक एबिस हो गई है। हिंदुस्तान की अधिकतम समस्याओं के लिए ये गैप, ये अंतराल, ये खाई जिम्मेवार हो रही है। और ये सब बात इतनी अजीब होती जा रही है कि करीब करीब बेटे बाप की भाषा नहीं समझ पा रहे हैं, बाप बेटे की भाषा नहीं समझ पा रहे हैं। ये नासमझी मुल्क को बहुत गहरे गड्ढे में गिरा देगी। ये इसलिए गड्ढे में गिरा देगी कि बेटों के पास ताकत बहुत है, बेटों के पास नए ज्ञान का अंबार भी है, लेकिन बेटों के पास विजडम जैसी चीज आज भी नहीं है और कभी भी नहीं होगी। विजडम और नॉलेज में थोड़ा सा फर्क है। नॉलेज तो आज बेटे के पास बाप से ज्यादा है, लेकिन विजडम आज भी बेटे के पास बाप से ज्यादा नहीं है। विजडम सदा ही अनुभव से आती है, ज्ञान शिक्षण से भी आ जाता है। विजडम तो जीवन को जीने से आती है, ज्ञान तो किताब से भी आ जाता है, इंफॉर्मेशन से भी आ जाता है, ज्ञान तो स्कूल की परीक्षा से भी आ जाता है। पुरानी दुनिया में ज्ञान और प्रज्ञा, नॉलेज और विजडम दोनों ही अनुभव से आते थे। नई दुनिया में ज्ञान शिक्षा से आता है और विजडम, प्रज्ञा अनुभव से आती है। बाप के पास प्रज्ञा तो है, विजडम तो है, नॉलेज में वो बेटे से पिछड़ गया है। बेटे के पास नॉलेज है और ताकत है, और इन दोनों के बीच कोई संबंध नहीं रह गया है। हालत करीब करीब ऐसी है जैसे आपने एक कहानी सुनी होगी कि जंगल में आग लग गई और एक अंधा और लंगड़ा उस जंगल में फंस गए। अंधा भागता है, भाग सकता है, उसके पास ताकतवर पैर, लेकिन भागने से भरोसा नहीं है कि जंगल के बाहर निकल जाएगा। डर यही है कि जोर से भागेगा तो और जल्दी आग में गिर जाएगा। चारों तरफ आग बढ़ती जा रही। लंगड़ा देख सकता है, उसके पास आंखें, उसे दिखाई पड़ रहा है कि कहां से निकल सकता है, लेकिन उसके पास पैर नहीं है कि दौड़ सके। उस अंधे और लंगड़े ने जितनी बुद्धिमत्ता दिखाई, अगर हिंदुस्तान के बाप और बेटों ने भी उतनी बुद्धिमत्ता दिखाई तो हम इस देश को बचा लेंगे, अन्यथा ये डूब जाएगा। उस जंगल में लगी हुई आग के बीच अंधे और लंगड़े ने एक समझौता कर लिया, एक बड़ा कीमती समझौता कर लिया। वो समझौता ये था कि अंधा चले और लंगड़ा चलाए। वो समझौता ये था कि लंगड़ा अंधे के कंधों पर सवार हो जाए। तब वे 2 आदमी एक आदमी की तरह काम करने लगे हैं। जिसके पास पैर है वो पैर दे दे और जिसके पास आंख है वो आंख दे दे। करीब करीब हिंदुस्तान आज ऐसी हालत में है। नई पीढ़ी के पास पैर है, ताकत है, ज्ञान से मिली हुई नई ताकत है, क्योंकि आज तो ज्ञान ही बड़ी से बड़ी ताकत है।
बेकन ने कभी कहा था कि नॉलेज इज पावर। उस दिन ये बात सच न थी, आज ये बात सच हो गई। आज तलवार उतनी बड़ी ताकत नहीं है और न मसल्स की ताकत उतनी बड़ी है। अब ये सब पिछड़ी हुई ताकतें हैं जिनका कोई अर्थ नहीं रह गया। आज ज्ञान सबसे बड़ी ताकत है। तो बेटों के पास ज्ञान है, ताकत है, लेकिन बेटों के पास आंख नहीं हो सकती। आंख आज भी अनुभव से मिलती है, आंख आज भी जीवन को गुजरने से पता चलती है। वो जो विजडम की आंख है वो आज भी बूढ़े के पास है, वो आज भी बाप के पास है, वो आज भी शिक्षक के पास है, लेकिन इन दोनों के बीच तालमेल, हार्मनी टूट गई है। अगर भारत की दोनों पीढ़ियों ने समझौता नहीं किया और अगर दोनों के बीच कोई संयोग, कोई संवाद, कोई डायलॉग नहीं संभव हो सका, तो भारत इतने बड़े खतरे में पड़ जाएगा जितने बड़े खतरे में वो कभी भी नहीं पड़ा था। हालांकि बहुत खतरे भारत में देखे हैं, बहुत तरह की गुलामियां, बहुत तरह की गरीबियां, बहुत तरह की परेशानियां, लेकिन जो भविष्य हमारे सामने आएगा वो सबसे खतरनाक होगा, क्योंकि उसमें सबसे बड़ी जो विघटन, जो डिसइंटीग्रेशन मुल्क में पड़ रहा है वो ये है कि जिनके पास आंख है वो अलग टूट गए हैं और जिनके पास ताकत है वो अलग टूट गए हैं। तो पहली समस्या तो मुझे, इस समस्या से बहुत सी समस्याएं पैदा हो रही, चाहे उस समस्या का नाम नक्सलाइट हो, चाहे उस समस्या का कोई और नाम हो, ये बाप और बेटे के बीच पैदा हुई खाई का परिणाम है। चाहे स्कूल कॉलेजों में पत्थर फेंके जा रहे हों और चाहे स्कूल कॉलेजेस में बसें चलाई जा रही हों, ये समस्या कोई भी हो, लेकिन इस समस्या की बहुत बुनियाद में एक डायलॉग खो गया है। बाप और बेटे के बीच कोई बातचीत, कोई तालमेल नहीं रह गया है। बेटे कुछ और भाषाएं बोल रहे हैं, बाप कुछ और भाषाएं बोल रहे हैं और दोनों एक दूसरे को सुनने में असमर्थ हो गए। जुंग ने एक संस्मरण लिखा है, उसने लिखा है कि मेरे पागलखाने में एक बार 2 प्रोफेसर पागल होकर आ गए। ऐसे भी प्रोफेसर पागलखानों में बड़ी संख्या में पहुंचते। कई बार तो ऐसा लगता है कि जो प्रोफेसर एक आध दफे पागल ना हो वो ठीक अर्थों में प्रोफेसर नहीं है। वो 2 प्रोफेसर जुंग के पागलखाने में गए हैं। जुंग उनका अध्ययन करता है क्योंकि वो दोनों बड़े बुद्धिमान लोग। कभी कभी बुद्धि की अति भी पागलपन बन जाती है। वे बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन कभी कभी बहुत ज्ञान व्यक्तित्व को तोड़ जाता है। जैसे ज्यादा भोजन न पच पाए तो नुकसान हो जाता है, वैसे ज्यादा ज्ञान भी न पच पाए तो नुकसान हो जाता है। और करीब करीब हमारी सदी ज्यादा ज्ञान के अपच से पीड़ित। ज्ञान रोज चला आता है और पचाने का, खून बनाने का, हड्डी मांस बनाने का मौका ही नहीं मिलता। जब तक पुराना ज्ञान हड्डी मांस बने तब तक नया ज्ञान भीतर प्रवेश कर जाता है। और इतने जोर से हो रही ये बौछार की कठिनाई हो गई। वो दोनों प्रोफेसर का जुंग अध्ययन करता रहा। वो खिड़की में छुप के उनकी बातें सुनता था। वो बड़ा हैरान हुआ। हैरानी 2 तरह की थी। एक तो हैरानी ये थी कि वे दोनों जो बातें करते थे वे अत्यंत बुद्धिमत्तापूर्ण थी। उनकी बातें सुन के कोई भी नहीं कह सकता था कि वो पागल हो गए। उनकी बातें तर्क युक्त थी। उनकी बातों में बराबर ग्रंथों के उद्धरण होते थे। उनकी बातों में उसने ग्रंथ भी उठा कर देखे तो पाए कि उनके उद्धरण बिल्कुल सही है। वो शब्द ठीक बोलते हैं। एक तो हैरानी की बात थी कि पागल होकर वे इतने तर्कपूर्ण हैं। हालांकि हैरान होने की जरूरत नहीं, पागल अक्सर तर्कपूर्ण होते हैं। असल में पागलों के अपने तर्क होते हैं। दे हैव देयर ओन लॉजिक। लेकिन और दूसरी हैरानी की बात यह थी कि वो दोनों पागल इतनी सुव्यवस्थित बात तो करते थे, लेकिन एक दूसरे की बातचीत में कोई संबंध नहीं होता था। जो एक बोल रहा था वो आकाश की बोलता था, दूसरा पाताल की बोलता था। उन दोनों के बीच कोई संबंध ही नहीं था। लेकिन ये भी स्वाभाविक है, 2 पागलों के बीच में बातों में संबंध ना हो, ये स्वाभाविक है। तीसरी बात और भी हैरानी की थी कि जब एक बोलता था तो दूसरा चुप रहता था, और जब दूसरा बोलना शुरू करता तो पहला चुप हो जाता। इससे जुंग बहुत हैरान हुआ कि जो पागल एक दूसरे से असंबंधित बातें बोल रहे हैं, वे भी इतना ख्याल क्यों रखते हैं कि दूसरा चुप हो तो हम बोले। उसने जाकर उनसे पूछा कि मैं और सब तो समझ गया, ये बात मैं नहीं समझ पा रहा कि जब एक बोलता है तो दूसरा चुप क्यों रहता। वो दोनों हंसने लगे। उन्होंने कहा, आप भी बड़े पागल हैं। क्या आप समझते हैं कि हमें कन्वर्सेशन का नियम नहीं मालूम? हमें कन्वर्सेशन का नियम मालूम, जब एक बोल रहा तब दूसरे को चुप रहना चाहिए। जुंग ने कहा, जब तुम्हें इतना पता है तो तुम्हें इतना पता नहीं कि जो एक बोल रहा है उसी संबंध में दूसरे को बोलना चाहिए। वो दोनों बहुत खिलखिला के हंसने लगे।
उन दोनों ने कहा कि खैर हम तो पागल हैं, लेकिन हमने दुनिया में दो गैर पागल लोगों को भी ऐसी बात करते नहीं देखा जिसमें कोई संबंध हो। पता नहीं ये जुंग को कहां तक बात जची या नहीं जची, लेकिन इस मुल्क में ऐसी घटना घट रही है। यहां दो आदमी की बातचीत में कोई संबंध नहीं रह गया और दो पीढ़ियों के बीच में तो कोई संबंध नहीं रह गया है। और अगर दो ही पीढ़ियां होती तब भी ठीक था, कई पीढ़ियां हो गई हैं, क्योंकि एक पीढ़ी 20 साल में बदल जाती, तो 3-4 पीढ़ियां। जो 80 साल का है वो कुछ और भाषा बोल रहा है, उसका बेटा जो 7 साल का है वो भी वो भाषा नहीं बोलता, उसका जो बेटा 40 साल का है वो कुछ और बोल रहा है, उसका जो बेटा 20 साल का है वो कुछ और बोल रहा है, और जो बेटे 10-15 साल के हो रहे हैं वो कोई भाषा बोल रहे हैं जिनका 80 साल के बाप से कहीं कोई संबंध नहीं रह गया। इनके बीच के सब ब्रिज गिर गए। मुल्क करीब करीब एक मैड हाउस, एक पागलखाना मालूम पड़ता है। जब शिक्षक कुछ विद्यार्थियों से कहता है तो विद्यार्थियों की समझ के बाहर होता है कि कौन सी फिजूल बातें कही जा रही। अब तो शिक्षक को भी शक होने लगा है कि वो शायद फिजूल की बातें कह रहा है, क्योंकि चारों तरफ की आंखें उससे दिखाई पड़ती, जिनको उसे पता लगता है। नेता जनता को समझा रहा और पूरी वक्त जान रहा है कि कोई नहीं समझ रहा, और जनता भी पूरे वक्त सुन रही है और समझ रही कि नेता जो कह रहा है इसका इसकी जिंदगी से कोई संबंध नहीं। बाप बेटे को समझा रहा है, बेटे समझ रहे हैं कि बेईमान है, पाखंडी। बेटे बाप को आश्वासन दे रहे हैं, बाप जान रहा है कि सब धोखे की बातें, ये पीछे जाके अब भी आश्वासन तोड़ देगा। जब किसी मुल्क की जिंदगी में ऐसी घटना घट जाए जहां कि हमें किसी एक दूसरे की बात पे भी भरोसा न रह जाए, तो उस मुल्क को हमें सेन नहीं मानना चाहिए, वो इनसेन हो गया, एक पागलपन पकड़ गया है। इस पागलपन को तोड़ना जरूरी है, अन्यथा हम बड़ी अजीब हालतों में रोज उलझते चले जाएंगे। समस्याएं जिनको दिखाई पड़ती हैं उन्हें समाधान नहीं दिखाई पड़ता, जिन्हें समाधान दिखाई पड़ता है उन्हें कोई समस्याएं दिखाई नहीं पड़ती। बूढ़ों के पास समाधान है लेकिन उन्हें समस्याएं दिखाई नहीं पड़ती, बच्चों के पास समस्याएं हैं लेकिन उन्हें समाधान दिखाई नहीं पड़ते। किन्हीं के पास पैर हैं, किन्हीं के पास आंखें हैं, दोनों के बीच कोई सेतु नहीं है। इससे हम अनेक तलों पर मल्टी डायमेंशनल, न मालूम कितने आयामों में, कितनी दिशाओं में कितने सवाल खड़े कर लिए। इन सारे सवालों को मिटाने के लिए एक तो सुझाव मैं देना चाहता हूं, वो ये, और मैं समझता हूं कि वो युवकों को ही सुझाव शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि बूढ़े कई अर्थों में रिजिड हो जाते स्वभावता। जब हम भी बूढ़े हो जाएंगे तो हम भी रिजिड हो जाएंगे। आज जो बच्चे हैं कल जब बूढ़े होंगे वो भी रिजिड हो जाएंगे। बुढ़ापा रिजिडिटी लाता है। असल में बुढ़ापे का मतलब ही रिजिडिटी है। हड्डियां ही सख्त नहीं होती, दिमाग की नसें भी सख्त हो जाती, हाथ पैर ही कड़े नहीं हो जाते, विचार भी कड़े हो जाते, शरीर ही मरने के करीब नहीं पहुंच जाता, भीतर का सारा व्यक्तित्व भी सख्त होकर सूख जाता है और मरने के करीब पहुंच जाता है। इसलिए बूढ़े आदमी से बहुत ज्यादा आशा नहीं की जा सकती। अगर जिस डायलॉग की मैं बात कर रहा हूं उसको अगर पैदा करना है तो हिंदुस्तान के युवकों को ही उसको फेस करना पड़ेगा। हिंदुस्तान के युवक को ही कोशिश करके हिंदुस्तान के बूढ़े से संबंध स्थापित करना पड़ेगा। और एक बात से ये भी ठीक है कि बूढ़े को चिंता भी ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि भविष्य बूढ़े का नहीं है, भविष्य जवानों का है। अगर चिंता भी होनी चाहिए तो जवानों को होनी चाहिए, क्योंकि कल उनको जीना होगा इस मुल्क में। कल इस मुल्क में बूढ़ों को नहीं जीना होगा, वो अपने कब्रिस्तानों में और अपने कब्रगाहों में चले गए होंगे। उनके लिए बहुत चिंता का कारण भी नहीं है। चिंता का कारण होना चाहिए युवकों के लिए, लेकिन बड़े मजे की बात है कि युवक बिल्कुल चिंतित नहीं मालूम पड़ते, बूढ़े बहुत चिंतित मालूम पड़ते। युवक ऐसे निश्चिंत जी रहे हैं जैसे कि बूढ़ों का कोई भविष्य, उनको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। विद्यार्थी इस तरह जी रहे हैं जैसे कि शिक्षकों की सारी मुसीबत है। नहीं, पिछली पीढ़ी की कोई भी मुसीबत नहीं है। पिछली पीढ़ी विदा हो जाएगी, आने वाली सारी मुसीबतें नई पीढ़ी पर होंगी। अगर नक्सलाइट ढंग से सोचने वाले युवक सोचते हो कि हम बूढ़ों से लड़ रहे हैं तो वो गलती में, वो अपने ही भविष्य को नष्ट करने के लिए लड़ रहे हैं। क्योंकि बूढ़ों से लड़ने का क्या मतलब है, वे तो मरने के करीब है, वे विदा हो जाएंगे, उनकी जिंदगी गई, उनकी समाज की व्यवस्था भी गई। जिनको जीना होगा इस मुल्क में उनके लिए सवाल उठेगा।